बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर की बुक यूनिट 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट के नेम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन इन डिफरेंट बिजनेस एंड टेक्निकल डोमेन्स। पाइथन की जो आपने बिजनेस एंड टेक्निकल डोमेन्स के अंदर एप्लीकेशंस बतानी है, मींस कि आपने बताना है कि पाइथन जो बिजनेस एंड टेक्निकल डोमेन्स में कहाँ-कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। Python is a versatile programming language widely used in many business and technical fields due to its simplicity and powerful libraries. Here is a concise overview of its applications. Python जो है एक versatile programming language है, मीन्स के जो Python की जो लैंग्वेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसको बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत सिंपल होने की वजह से और इसके अंदर जो लाइब्रेरी यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से इसको डिफरेंट बिजनेस एंड टेक्निकल फील्ड के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो इसके एप्लीकेशंस को हम लोग ओवरव्यू करेंगे। फर्स्ट इज वेब डेवलपमेंट। Frameworks like Django and Flask help build secure websites. Examples: Instagram and Pinterest use Python for backend process. Python के जो फ्रेमवर्क्स है लाइक Django and Flask, इनको यूज किया जाता है वेबसाइट्स जो होती हैं उनको सिक्योर बिल्ड करने के लिए इन फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाता है। एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो जो आपकी वेबसाइट इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, ये जो आप पाइथन को यूज कर रही हैं बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए, उसको सिक्योर बनाने के लिए इन वेबसाइट को जो है वो पाइथन की जो फ्रेमवर्क्स है वो डिजेंगो एंड फ्लास्क ये यूज किए जाते हैं। सेकेंड इज डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। Libraries pandas and numpy are used for data analysis and visualization. Examples is companies like Google use Python to gain insight from data. अब जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है लाइक पांडा एंड नमपीवाई, इसको यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस के अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर। एग्जांपल में देखा जाए तो जो गूगल के अंदर जो डेटा एनालिसिस होता है, ये जो कंपनी है गूगल, ठीक है, ये जो पाइथन को यूज करती है, इसकी जो लाइब्रेरी है लाइक पांडास एंड नमपीवाई उनको यूज करती है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट थर्ड इज मशीन लर्निंग एंड एआई। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Library, TensorFlow and scikit-learn are used for developing ML models. Example applications include recommendation system and NLP. अब जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है लाइक टेंसरफ्लो एंड scikit-learn, इसको यूज किया जाता है जो ML मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स, उनको डेवलप करने के लिए। अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो जो NLP है, ठीक है, NLP के अंदर जो है उसके अंदर जो इसकी लाइब्रेरी है पाइथन की वो यूज होती है उस सिस्टम्स को रिकमेंडेशन के लिए, वहां पे जो इसकी लाइब्रेरी यूज की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इज फोर्थ ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। Scripts Python automate tasks like data scraping and report generations. Examples: open source framework like Selenium is used for automating web browser action. अब जो पाइथन की जो स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, उनको यूज किया जाता है जो भी ऑटोमेट टास्क है लाइक डेटा स्क्रैपिंग और रिपोर्ट जनरेशन के लिए, ठीक है, जो ऑटोमेटेड टास्क होते हैं लाइक कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे जो है वो पाइथन के स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है लाइक सिलेनियम, ठीक है, सिलेनियम जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है इसको यूज किया जाता है वेब एक्शन के लिए, जो ऑटोमेटिकली वेब ऐसे एक्शंस वेब ब्राउजर के ऊपर जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो, तो वहाँ पे जो वो सिलेनियम जो फ्रेमवर्क है वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है उसको यूज किया जाता है। ये पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 फाइनेंस एंड फिनटेक एप्लीकेशन यूज फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंस। अब पाइथन को जो है वो एल्गोरिथम ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंस के अंदर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए जो है वो जो पाइथन की एप्लीकेशन है उसको यूज किया जाता है। एग्जांपल इज बैंक्स एनालाइज स्टॉक डेटा विद पाइथन। जो बैंक्स है वो जो डेटा स्टॉक होता है उसके एनालाइज के लिए, उसको इसके एनालाइजेशन के लिए जो है वो पाइथन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी tools. Python help create security tools for testing and threat detections. Example: automating system monitoring and reliability assessment. पाइथन के जो टूल्स हैं, ठीक है, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्रेट डिटेक्शन और टेस्टिंग के लिए जो है वो पाइथन के जो टूल है वो यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो मॉनिटरिंग असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में जो है वो इनको यूज किया जाता है।
Next is cloud computing. Services Python is used for cloud-based application automation. Examples, major cloud platforms, AWS, Google Cloud and Azure provide extensive support for Python. पाइथन की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं इस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस और ऑटोमेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है इसकी सर्विसेज को। एग्जांपल्स में देखा जाए तो जो जितने भी ये फेमस जितने भी आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है लाइक AWS, ठीक है, गूगल क्लाउड, एज़्योर प्रोवाइड, ये जो है वो इनको इधर जो है वो पाइथन की सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज गेम डेवलपमेंट. Libraries, Pygame is used to create simple 2D games. Examples, prototyping and game development. अब जो 2D है मतलब 2 डायमेंशनल जो गेम्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए पाइथन की जो लाइब्रेरी है लाइक पाईगेम इसको यूज़ किया जाता है। एग्जांपल में अगर देखा जाए तो जो भी इंडी गेम डेवलपमेंट है उसमें जो है वो इसको पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो उसको यूज़ की जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT यूज पाइथन इंटरेक्ट विद सेंसर्स एंड डिवाइसेस फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब जो IoT के अंदर जो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है उसमें पाइथन जब इंटरेक्ट करता है पाइथन का यूज होता है सेंसर के लिए और उसकी जो डिवाइसेस होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग में उनके लिए जो है वो पाइथन यूज की जाती है। इसके लिए एग्जांपल देखी जाए तो रास्पबेरी पाई प्रोजेक्ट ऑफन यूज पाइथन, ठीक है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं IoT के, ठीक है, इधर जो है वो इनमें पाइथन यूज की जाती है इसकी लाइब्रेरीज वगैरह। अच्छा, रोबोटिक्स में फ्रेमवर्क्स लाइक ROS एंड लाइब्रेरी लाइक OpenCV एंड PyRobot फॉर रोबोट कंट्रोल एंड सेंसर डेटा प्रोसेसिंग। अब जो रोबोटिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो डेटा सेंसर्स के लिए, ठीक है, और उसकी प्रोसेसिंग के लिए और उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं लाइक ROS एंड लाइब्रेरीज जितनी भी हैं पाइथन की लाइक OpenCV एंड PyRobot, इनको यूज किया जाता है उसकी कंट्रोल रोबोटिक कंट्रोल के लिए और उसकी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो इट्स कॉमनली यूज इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, जो इंडस्ट्रियल या रिसर्च में जो रोबोटिक्स तैयार किए जाते हैं उनमें इसको आमतौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन. एजुकेशन की फील्ड में टीचिंग पाइथन इज पॉपुलर फॉर टीचिंग प्रोग्रामिंग ड्यू टू इट्स रीडेबिलिटी. एग्जाम्पल, फर्स्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी स्कूल्स. आप एजुकेशन के अंदर टीचिंग में जो है वो पाइथन के जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है, समझा जाता है इसको वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी होती है इसमें, आसानी से जिसको इस लैंग्वेज को रीड किया जा सकता है। इस लाइक की वजह से जो इसको टीचिंग में जो है स्कूल्स वगैरह में जो इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड इसको टीच किया जाता है, ठीक है। और अगर एक एग्जांपल देखी जाए तो फर्स्ट लैंग्वेज को एज अ इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन मैनी स्कूल्स के अंदर पाइथन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे। हाँ, सेकंड 12th इज हेल्थ केयर. मेडिकल की फील्ड में जो है एप्लीकेशंस एनालाइजिंग मेडिकल डेटा एंड बिल्डिंग डायग्नोस्टिक टूल्स. जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, ठीक है, उनको बिल्ड करने के लिए या जो है वो पाइथन की जो एप्लीकेशंस है उनको यूज किया जाता है। अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो जो हॉस्पिटल जो है वो यूज करते हैं पाइथन को फॉर पेशेंट डेटा मैनेजमेंट, जो पेशेंट की जो डेटा मैनेजमेंट होती है उसमें जो है वो पाइथन की जो एप्लीकेशन उनको यूज करते हैं। ई कॉमर्स platforms powers the backend of many online stores. Example used by Shopify and Amazon for managing orders. अब ई कॉमर्स के अंदर जितनी भी ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए जो इसके पाइथन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल में अगर देखा जाए तो जो अमेजोन वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक है, और शॉपिफाई जो है वो जो भी ऑर्डर्स जो उसको मैनेज करने के लिए इसके जो है वो पाइथन के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर एप्लीकेशन यूज्ड इन एनिमेशन एंड वीडियो गेम डेवलपमेंट. एग्जाम्पल्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन पाइपलाइन इन फिल्म्स लाइक एवाटार. अब जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, मीडिया और एंटरटेनमेंट के अंदर जितनी भी वीडियो गेम डेवलपमेंट है, ठीक है, एनिमेशन है, उसमें जो पाइथन के को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो ये जो लाइक एवाटार है इसमें प्रोडक्शन पाइपलाइन इसमें ये पाइथन को यूज़ किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली ये सारी एप्लीकेशंस थी, ठीक है, पाइथन की जो बिजनेस और टेक्निकल फील्ड के अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 14 यहाँ पे बता दी हैं, तो ये आपके लिए इनफ होंगी, और इसमें से फिर भी अगर 1-2 स्किप हो जाएँ जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द बेसिक फंक्शन दैट लिस्ट प्रोवाइड्स, एलाबोरेट ईच ऑफ देम विद एन एग्जांपल. अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो पाइथन है, ठीक है, पाइथन का ये एक है लिस्ट
ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि उसका बेसिक फंक्शन आपने बताना है, जो लिस्ट जो है वो जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिस्ट जो है बहुत सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती है पाइथन के अंदर, ठीक है। अब वो आपने सारे फंक्शंस को बताना है यहाँ पे, और आपने उसको एलेबोरेट करना है एग्जाम्पल के साथ। आपने एक छोटी एग्जाम्पल लेनी है और हर फंक्शन को उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपने उसको एलेबोरेट करना है। अच्छा, here are some common function that list provides along with explanation example for each। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन फंक्शन जो लिस्ट के हैं वो मैंने आपको बताऊंगी यहाँ पे, जिसको मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली एक लिस्ट का फंक्शन है, ठीक है, जो लिस्ट आपको प्रोवाइड करती है। फर्स्ट फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। अच्छा, अब आपको पता है कैसे चलेगा कि फंक्शन है? हमेशा जब भी इस तरह की ब्रैकेट आती है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट इस तरह से आए तो इसका मतलब है ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है जिसका नेम है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है, और ये किसका, लिस्ट का एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन करता क्या, ठीक है, आपने इसको एलेबोरेट भी करना एग्जांपल के साथ। ये नीचे ये जो आपको ब्लैक बॉक्स में नजर आ रही है, ये मैंने एग्जांपल छोटी सी ली है, और उसके ऊपर जो है मैंने इसको डिफाइन करी कि इंसर्ट फंक्शन बेसिकली है क्या। तो द इंसर्ट फंक्शन एड्स एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स इन द लिस्ट। अब ये जो इंसर्ट फंक्शन है ये क्या काम करता है लिस्ट के अंदर, कि आपने अगर कोई लिस्ट डिफाइन की हुई है, ठीक है, आप उस लिस्ट के अंदर जो है अगर कोई आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इंसर्ट करना चाहते हैं, इजाफा करना चाहते हैं किसी एक और एलिमेंट का, तो आप इंसर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। इस फंक्शन से जो है पता चल जाएगा कि आप कोई यहाँ पे एलिमेंट जो वो ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी खास आप जो है किसी भी खास इंडेक्स के अंदर, ठीक है, किसी भी इंडेक्स होता है एड्रेस, ठीक है, उस लिस्ट के किसी भी खास एड्रेस के अंदर अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करवा रहे हैं तो आप उस लिस्ट के अंदर वो इंसर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। अब ये फंक्शन काम कैसे करता है? अब यहाँ पे एग्जांपल को आपने देखना है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। आपने लिया एक नंबर इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये नंबर 1 इक्वल टू 1 2 3 4 ये एक लिस्ट है, ठीक है। आप ये एक लिस्ट है, ठीक है, जिसका क्या नेम है कि वो नंबर उसका नेम है, वो इक्वल, और उसमें क्या कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें ये एक एलिमेंट्स है, ठीक है, इस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है, ये बेसिकली एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। हमेशा लिस्ट को जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर, उसके एलिमेंट्स को जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इनक्लोज करवाते हैं। अब यहाँ पे जो उसके एलिमेंट्स है क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। एक लिस्ट है जिसका नेम नंबर है, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये इसके इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब एड्रेस। अब ये जो 1 है, ये जो 1 एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। 0 हमेशा इंडेक्स जो है, जो किसी भी नंबर का जो इंडेक्स होता है, जो एड्रेस होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मीन्स कि ये जिस 1, ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, 0, 2 एलिमेंट का एड्रेस 1 है, और 3 एलिमेंट का एड्रेस 2 है, और 4 एलिमेंट का एड्रेस 3 है, मतलब 0 1 2 3, ठीक है। ये इंडेक्स है इस एलिमेंट्स के। अच्छा, ये लिस्ट है जिसका नेम नंबर है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें फंक्शन आपने यूज करना है कि नंबर्स डॉट इंसर्ट, मतलब कि ये जो लिस्ट है जिसका नेम नंबर है, इस नंबर के अंदर आपने एक इंसर्ट करवाना, एक फंक्शन यूज करें जिसमें आप कह रहे हैं कि आपने इंसर्ट करवाना है टू। टू बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक इंडेक्स है, कि आप किस इंडेक्स के अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो टू इंडेक्स है, मतलब कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो टू इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, 2.5। अब आपने इस लिस्ट में ये जो ऊपर लिस्ट मेंशन हुई हुई है, ठीक है, जो कि नंबर जिसका नेम है, इसके अंदर टू एड्रेस के अंदर आपने 2.5 को जो है वो इंसर्ट करवा देना है, ठीक है। अब ये फंक्शन चल पड़ेगा, और क्या होगा कि वो जो नंबर है, ये जो लिस्ट, ये जो नंबर है इस लिस्ट का नेम है, ठीक है, ये नंबर ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब किस तरह से प्रिंट होगी, आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 2, ठीक है, 1 2। अब चूंकि उसने कहा था कि जो इंडेक्स 2 है, मतलब जो एड्रेस 2 है, उसके अंदर आपने 2.5 प्रिंट करवाना है। अब एड्रेस 2 कौन सा होगा, ये तो 0 एड्रेस है, मैंने भी आपको बताया इंडेक्स 0 है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। अब 1 है, इसके बाद का जो इंडेक्स होगा, में से जो 3 है, इसकी जगह आपने क्या इधर क्या आपने इंसर्ट करवाना है 2.5। तो अब 2 के बाद क्या इधर इंसर्ट हो जाएगा, 2.5। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 2 के बाद क्या इंसर्ट हो गया, ये एड्रेस इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे 2.5 जो है वो इंसर्ट हो गया, और बाकी 3 4 नेक्स्ट इंडेक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल फंक्शन था कि एक लिस्ट है जिसका नेम नंबर है, आपने इसके अंदर इंसर्ट का फंक्शन यूज करवाया है। उसमें आप कह रहे हैं कि जो इंडेक्स 2 है, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो सेकंड नंबर में जो जगह है, जो एड्रेस है, उसमें आपने 2.5 इंसर्ट करवाना है।
अब यहाँ पे ये देखिएगा कि सेकंड इंडेक्स कौन सा है, ये तो 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो ये 3, इस 3 की जगह में यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा 2.5। अब देख लें 2.5 इंसर्ट हो गया और ये 3 एंड 4 जो ये नेक्स्ट इंडेक्स में चले गए, ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन इज मिन फंक्शन। मिन का मतलब है मिनिमम, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये लिस्ट का फंक्शन है। द मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि जो लिस्ट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देगा, उसको वो आपको बताएगा कि इसमें छोटा जो फंक्शन है, जो छोटा एलिमेंट है वो कौन सा है। तो वही मैंने एग्जांपल यूज की यहाँ पे भी कि एक लिस्ट है जिसका नेम नंबर्स है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये इसका 5 एलिमेंट है, ठीक है, ये 1 और ये 3 एंड 7 एलिमेंट है, ठीक है, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 एंड ये इंडेक्स 3 है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको इंडेक्स भी बता रही हूँ। अब यहाँ पे आपने फंक्शन यूज करना है मिन का, ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रिंट मिन। अब मिन क्या, किसका आपने मिनिमम आपने एलिमेंट बताना है इस लिस्ट का, ठीक है, ये जो जिसका नेम नंबर्स है, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर्स। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है कि ये जो लिस्ट है जिसका नेम नंबर्स है, इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट है, उसको प्रिंट करवा दें। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो उसका मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है 1, तो इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्सिमम। मैक्स फंक्शन, मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, द मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। अब ये जो है फंक्शन कह रहा है कि जो लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपने रिटर्न करवाना है। अब इसमें भी मैंने वही एग्जांपल यूज की है, ठीक है, नंबर इक्वल टू 5137, ये एक लिस्ट है। हमें कैसे पता ये एक लिस्ट है, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, एक लिस्ट है, इसके अंदर जो है कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और लिस्ट हमेशा वहां यूज की जाती है जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहां पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट ज्यादा यूज किए जा रहे हैं तो वहां पे हमेशा हम लोग लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट वहां पे आपको जो एक सहूलियत देती है कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है, ठीक है, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट्स है, तो आप वहां पे लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है जिसका नेम नंबर है, मैंने वही एग्जाम्पल उठाई है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैक्स फंक्शन यूज कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि प्रिंट करना है मैक्स, किसका मैक्स फाइंड करना है इस लिस्ट का जो कि नेम नंबर है। तो ये जो नंबर है लिस्ट, इसका आपने मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवाना है। तो जो इसका मैक्सिमम मतलब जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या है 7, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 7। फोर्थ फंक्शन है जो कि लिस्ट का है सम फंक्शन। द सम फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब ये क्या करेगा फंक्शन कि ये जो लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको सम करके जो उसकी वैल्यू आएगी वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हमने सेम वही एग्जांपल यूज करी है, ठीक है, नंबर इक्वल टू 5137, एक लिस्ट है जिसका नेम नंबर्स है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया सम का। मैं कह रही हूँ कि प्रिंट सम नंबर्स, मतलब कि ये जो नंबर्स वाली लिस्ट है जिसका नेम नंबर है, इस लिस्ट के आपने सम को प्रिंट करवाना है। तो अब क्या होगा आउटपुट में कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको प्लस करेगा, ठीक है, प्लस करके जो इसका रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो 5 1 प्लस 3 प्लस 7 चारों को प्लस करें तो आंसर 16 आता है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट है 5 लेंथ फंक्शन। लेंथ का मतलब क्या है लेंथ, ठीक है। ये फंक्शन क्या कह रहा है कि द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। अब ये बताएगा कि ये जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर, उनकी लेंथ बताएगा, ठीक है, कि मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो बताएगा ये लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है लेंथ। अब ये फंक्शन में मैंने सेम वही एग्जांपल दिया है, नंबर इक्वल टू 5137, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि प्रिंट करवाऊं लेन नंबर्स, मतलब ये जो लिस्ट है नंबर्स जिसका नेम है, इसकी मैं लेंथ प्रिंट करवा रही हूँ, कि बताना चाह रही हूँ कि इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका क्या साइज है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन, ठीक है, ये भी एक लिस्ट का फंक्शन है। अब ये क्या कहते हैं, द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ अ नंबर इन द लिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली उसका एड्रेस होता है या उसकी पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट या किसी भी नंबर की। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि आप चाहते हैं कि उस एलिमेंट, जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका आप एड्रेस बताना चाहते हैं या उसका इंडेक्स बताना चाहते हैं या उसकी पोजीशन बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा, मैंने वही एग्जांपल उठाई है यहाँ पे, नंबर इक्वल टू 5137, ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसका नेम नंबर है। मैं प्रिंट करवा रही हूँ कि
नंबर्स, ये जो लिस्ट है इसका इंडेक्स 3, मतलब कि इस लिस्ट के अंदर जो 3 एलिमेंट है, ठीक है, जो 3 एलिमेंट है, ये 3 वाला एलिमेंट, इस 3 एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वो प्रिंट हो जाए। मतलब ये जो 3 एलिमेंट है इसका क्या एड्रेस है, ये किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो वो प्रिंट हो जाए। तो अब ये किस पोजीशन में पड़ा हुआ है 3, मैंने आपको बोला हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है और ये 2 इंडेक्स है। इट मीन्स कि जो 3 है वो इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है 2 है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि 5 की इंडेक्स बताएं, ठीक है, अगर 5 लिखा होता तो आपका जो है आउटपुट है वो क्या आ जाती है 0, क्योंकि 5 किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है 0 में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0 आ जाती है आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन है रेंडियंट फंक्शन। रेंडियंट फंक्शन का मतलब है कि आपने रैंडम नंबर जो है वो कोई जनरेट करना है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए ये रेंडियंट फंक्शन यूज किया जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि द रेंडियंट फंक्शन फ्रॉम द रैंडम मॉड्यूल रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। अब ये जो रेंडियंट फंक्शन है ये क्या करेगा, रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल पाइथन के मॉड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कोई भी जो रैंडम इंटीजर्स है वो जनरेट करेगा, उनको रिटर्न करेगा विद द स्पेसिफाइड रेंज, जो आपने रेंज बताई होगी उस रेंज के अंदर रहते हुए कोई से भी रैंडम नंबर या रैंडम इंटीजर्स को जो है वो जनरेट करेगा या रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसे एग्जांपल देखी जाए तो ये इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम मतलब आपने जो है वो कोई भी रैंडम नंबर जो है वो इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। अब इसके लिए आप जो फंक्शन यूज कर रहे हैं रैंडम नंबर के लिए, आपने क्या करना है रैंडम नंबर, ठीक है, नंबर्स में जो रैंडम नंबर आपने जनरेट करने हैं, ठीक है, इसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे रैंडम रेंडियंट, ठीक है, रेंडियंट फंक्शन है। अब इसमें आपने स्पेसिफिक रेंज बतानी, ठीक है, किसी खास रेंज के अंदर, ठीक है, मतलब आपने एक रेंज बतानी, उसकी हदूद बतानी कि इससे लेके इस लिमिट तक कोई भी नंबर जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके अंदर रहते हुए नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा फंक्शन कि रैंडम इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10, ये क्या कह रहे हैं कि 1 से 10 के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं इसके दरमियान जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो रिटर्न करेगा ये रैंडम फंक्शन। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा कि रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, कोई भी 1 से 10 के अंदर कोई भी रैंडम नंबर जो है वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम फॉर अ डिस्क रोलिंग रेस गेम फॉर 2 players, alternatively generate a random numbers for each player. If the number rolls out to be 6, then the player gets another roll. Roll of every iteration is summed up to the previous roll. The player who reached 100 first wins. अच्छा, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने लिखना है एक प्रोग्राम, ठीक है, जो आप डिस्क रोलिंग गेम रेस गेम के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जनरेट करने हैं आपने रैंडम नंबर्स, हर प्लेयर की जब भी टर्न आएगी तो वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होंगे, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो नंबर जनरेट करते होगा, ठीक है, अगर उसकी जो है उसकी आउटपुट जो है वो अगर 6 आ जाती है, ठीक है, मतलब रैंडम नंबर जब 6 आ जाता है तो उस प्लेयर को दोबारा एक और बारी दी जाएगी, ठीक है, तो वो दोबारा जो है वो उसको रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होगा कि हर आइटरेशन में मतलब एक दफ़ा एक प्लेयर ने रोल किया अपनी बारी, ठीक है, उसकी जो भी स्कोर आया, अब क्या होगा, फिर नेक्स्ट प्लेयर की बारी आई है, ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्लेयर ने स्कोर आया उसका जो भी, ठीक है, फिर दोबारा फर्स्ट प्लेयर की बारी आएगी। तो क्या होगा साथ-साथ हर आइटरेशन के अंदर, हर स्टेप्स के अंदर जो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की जो है ना प्रीवियस स्कोर उसके आपस में स्कोर जो है वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है। उनका सम अप होता रहेगा, उनको वो प्लस करता रहेगा फंक्शन। और आखिर में जिसके सबसे पहले 100 स्कोर पूरे हो जाएंगे, ठीक है, वो गेम रन करते वक़्त हर एक की बारी में जो हर अपनी बारी पे जो है अपनी जो भी नंबर जनरेट करेगा, अगर जिसके सबसे पहले 100 स्कोर्स कंप्लीट हो गए तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन जो स्टॉप हो जाएगा और वो पर्सन जो है वो प्लेयर जो है वो विन कर लेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये मैं आपको भी जस्ट प्रोग्राम करवाऊँगी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको लास्ट में ना इसको रन करके दिखाऊँगी, ठीक है? इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगी कि ये कैसे जो वर्क करेगा। पहले इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्ट रैंडम, अभी मैंने आपको पीछे लिस्ट का एक फंक्शन बताया था इम्पोर्ट रैंडम, अब बेसिकली वो फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ हो रहा है जिसमें रैंडम नंबर जो है वो जनरेट होंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इस प्रोग्राम को आपने अच्छे से समझना है।
ठीक है। अब ये जो है इसमें हमने फंक्शन यूज करने, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी इनपुट नहीं जो यूजर की तरफ से जाएगी, जस्ट हमने फंक्शन यूज करना है, फंक्शन खुद जो वो नंबर जनरेट करेगा। आपने क्या किया, डिफाइन कर दिया एक फंक्शन रोल डाइस, ठीक है, रोल डाइस एक फंक्शन है। अब कैसे पता ये फंक्शन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे लिखी होती है इसका मतलब वहाँ पे कोई फंक्शन यूज हो रहा है। यहाँ पे जो रोल डाइस का फंक्शन आपने डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न रैंडम रेंडियन 1 से 6। अब ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, रैंडम जो फंक्शन है ये आपको 1 से 6 तक, 1 से लेके 6 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, मीन्स के 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर्स में कोई भी रैंडम नंबर जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। अब ये कैसे गेम प्ले होगी, डिफाइन करेंगे आप प्ले गेम, ठीक है, आपने प्ले गेम का फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे गेम जो प्ले होगी इसमें सबसे पहले जो है वो स्कोर जो है वो दोनों प्लेयर्स के क्या है, 0-0 है, ठीक है। जब गेम स्टार्ट होती है तो आपको पता है सबसे पहले जो स्कोर होता है वो हर मतलब जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका स्टार्ट में 0 स्कोर होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइज किया कि जो प्लेयर 1 है उसका स्कोर कितना है, 0, और प्लेयर 2 का स्कोर कितना है, 0, दोनों प्लेयर्स के स्कोर 0 है। अब जो है वो लूप लगेगा, ठीक है, ये बेसिकली एक लूप को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे एक लूप लगेगा। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे हैश के साथ मैंने जो जितने भी लिखी है ना स्टेटमेंट, ये बेसिकली जो है ना वो इसका कमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि इनिशियलाइज स्कोर हो रहा है यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इस प्रोग्राम का मतलब कोड का हिस्सा नहीं होते, जस्ट ये कमेंट होते हैं, मतलब ये बता रहे होते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो लूप लग रहा है गेम का। अब इस लूप में क्या होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये लूप चलेगा जो कि व्हाइल लूप है। इसमें जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 का जो स्कोर है अगर वो लेस देन 100 होगा, ठीक है, और प्लेयर 2 का भी स्कोर जो लेस देन 100 हो, ठीक है। अच्छा, दोनों के स्कोर जो लेस देन 100 है, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे इस लूप में प्लेयर 1 की जब टर्न आएगी, ठीक है, मतलब प्लेयर 1 की जब बारी आएगी तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा प्लेयर 1 की टर्न, ठीक है। जो मतलब प्लेयर 1 की जो उसने उसकी बारी आई है, ठीक है, उसने अपनी टर्न ली है, उसने वो फंक्शन चलेगा, वो चेक करेगा कि रोल इक्वल टू रोल डाइस, रोल डाइस का फंक्शन चलेगा, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अब क्या होगा, ये फंक्शन यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने रोल को डाइस किया है, जो प्लेयर 1 है, ठीक है। अब उसने उसकी जो रोल डाइस करने पे जो उसकी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, कि वो क्या कह रहा था, रोल डाइस करेगा तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से 6 तक। तो अब उसने रोल को डाइस किया है, 1 से 6 तक जो भी नंबर जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल 2 जनरेट होता है, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा उस प्लेयर 1 का जो रोल करने पे जो 2 आया है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन प्रिंट की जो है मैंने स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है। अब प्रिंट एफ का मतलब है कि एम्बेड हो जाए, मतलब जो रोल करने से जो उसकी वैल्यू आई है, टाइस को रोल के फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू आई है, तो 2 जो है वो इस स्टेटमेंट के अंदर एम्बेड हो जाए कि प्लेयर 1 की जो रोल्ड है वो क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा, जो प्लेयर 1 का स्कोर है वो प्लस हो जाएगा, चूंकि पहले हमने क्या किया था, इनिशियलाइज की स्कोर उसका 0 है। अब 0 के अंदर जो है वो स्कोर उसका 2 प्लस हो गया, तो स्कोर क्या हो गया, प्लेयर 1 का 2 हो गया, ठीक है, 2 स्कोर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अगर रोल जो है वो इक्वल टू 6 हो जाए, ठीक है, सॉरी डज नॉट इक्वल टू 6, अगर उसका रोल करने पे, ठीक है, अगर ये जो रोल की वैल्यू है मीन्स कि उसने डाइस को रोल किया है, अगर उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 6 है, अगर 6 नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाए, फंक्शन उसका ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट प्लेयर की बारी आ जाए। और सपोज करें कि अगर उसका रोल करने पे मतलब उसकी टर्न आई है, उसने अपनी बारी पे उसकी जो स्कोर है वो 6 आ गया है, तो अगर 6 आया तो उसको एक और बारी मिलेगी, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होगा फंक्शन, बल्कि क्या होगा, ये दोबारा लूप चलेगा यहाँ से, वो दोबारा रोल को डाइस करेगा और फिर जो उसका स्कोर आएगा उसमें वो सम अप हो जाएगा और फिर उसको नया स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी जो स्कोर है वो अगर 6 नहीं आया तो फिर क्या हो जाए, फंक्शन ब्रेक हो जाए। ये वाला जो लूप है इसका जो प्लेयर 1 का जो है ये ब्रेक हो जाए, प्लेयर 2 की बारी आ जाए, ठीक है। अच्छा, प्लेयर 1 का ये ब्रेक हो गया, अब क्या हो गया, जो प्लेयर 1 का जो टोटल स्कोर थे वो जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। टोटल स्कोर कितने हो गए, फॉर एग्जांपल उसका रैंडम नंबर जो वो 2 आया है, उसकी जो रोल करने पे 2 आया है, तो उसको टोटल स्कोर कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे जो उसकी स्कोर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब वो चेक करेगा कि जो प्लेयर 1 का स्कोर है वो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, नो ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा,
अगर उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लेयर 1 की जो प्रिंट हो जाएगा उसका कि वो विन कर गया, प्लेयर 1 विन, और फंक्शन जो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब तक उसकी वैल्यू 100 से छोटी रहती है, उसका जो स्कोर 100 से छोटा रहता है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड प्लेयर की बारी आ जाएगी, सेकंड प्लेयर की टर्न आएगी, वो डिस्क को रोल करेगा, रोल करने पे जो है वो क्या आ जाएगा, उसका जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल उसका रैंडम नंबर 6 जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका प्लेयर 2 के जो रोल्ड है उसकी वैल्यू, उसने रोल किया, उसका 6 स्कोर आया, उसका 6 प्रिंट हो जाएगा, और टोटल स्कोर कितने हो जाएंगे, चूंकि उसके इनिशियलाइज किया था कि 0 है, 0 में 6 प्लस करेंगे, 6 आ जाएगा टोटल स्कोर। फिर वो चेक करेगा कि उसका जो स्कोर है वो 6 आया है, मतलब उसने रोल किया है, उसने अपनी बारी पे उसका जो डाइस रोल करने पे उसका स्कोर 6 आया है, इसका मतलब है कि वो उसको फंक्शन ब्रेक नहीं होगा, बल्कि उसको एक और बारी मिलेगी, वो दोबारा से जो है डाइस को रोल करेगा, और फिर उसको दोबारा जो स्कोर मिलेगा उसमें वो दोबारा सम अप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने दोबारा रोल किया है तो उसका स्कोर 4 आ गया, अब 4 में 6 प्लस होकर उसका स्कोर टोटल कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक है। फिर फंक्शन ब्रेक हो गया, फिर उसका टोटल स्कोर कितना हो गया, 10 हो गया। अब वो चेक करेगा जो उसका स्कोर टोटल आया है वो 100 से ग्रेटर या इक्वल है, 100 से ग्रेटर इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल हो जाता है, ये 100 के से ग्रेटर हो जाता है, तो वो विन कर जाएगा, और फिर फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा जो प्लेयर 2 है वो विन हो गया। और अगर 100 से छोटा रहेगा स्कोर तो दोबारा से ये लूप यहाँ पे चलेगा, ठीक है। फिर दोबारा लूप चलेगा, मीन्स ये लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर का टोटल स्कोर 100 नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे किसी एक प्लेयर का स्कोर 100 हो जाएगा तो ये लूप वहां पे एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, प्लेयर विन कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का ये काम है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए, वैसे तो स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जस्ट उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपने जो है वो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में है कि जस्ट आपने प्रोग्राम लिखना है, और मैंने ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिख दिया है, ये आपके लिए इनफ है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है कि अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ ना आए तो ये आपके पास रिटन फॉर्म में हो, ताकि यहाँ से आप समझ लें। अब इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है, सबसे पहले जो है वो इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इम्पोर्ट रैंडम। अब ये रैंडम मॉड्यूल है, यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो क्या कह रहा है कि दिस अलाउ अस टू जनरेट रैंडम नंबर्स, ये हमें, ये प्रोग्राम को ये अलाउ कर रहा है कि यहाँ पे कोई से भी रैंडम नंबर जो है उसने जनरेट करने हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो है डिफाइन द रोल डाइस फंक्शन, ठीक है। रोल डाइस का फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, दिस फंक्शन सिमुलेट्स रोलिंग अ डाइस बाय रिटर्निंग अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 6। अब ये क्या कह रहा है कि आपने ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा कि रोल को डाइस करने पे जो भी आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा बिटवीन 1 एंड 6, 1 एंड 6 के बीच में जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, ये फंक्शन जो है वो उसको रिटर्न करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, डिफाइन द प्ले गेम फंक्शन, आपने जो थर्ड में आपने एक प्ले गेम फंक्शन डिफाइन किया। अब ये प्ले गेम फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पे जो वो गेम प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब प्ले होगी गेम तो सबसे पहले आपने उसको, दोनों जो प्लेयर्स हैं उनको आपने वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवाई है, जो कि क्या है 0, ठीक है। स्टार्ट में आपने क्या किया है, जैसे प्ले गेम स्टार्ट हुई है तो आपने क्या कहा है कि दोनों जो दोनों प्लेयर्स है उनका जो इनिशियल जो है स्कोर है, जो इनिशियलाइज करवाया है वो क्या है 0-0 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनिशियलाइज स्कोर के माने आपने दोनों प्लेयर्स को, ठीक है, जो कि 0 है। फिर लूप चलेगा, यूज अ व्हाइल लूप टू कीप द गेम गोइंग अंटिल वन प्लेयर रीच 100 पॉइंट, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक किसी एक प्लेयर का स्कोर टोटल 100 नहीं हो जाते, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और क्या होगा, ये जब लूप चल रहा होगा तो हर प्लेयर की टर्न में वो जब रॉयल रोल को डाइस करेगा, डाइस को रोल करेगा, तो हर दफा में जो है वो जो उसका नंबर आएगा, ठीक है, वो साथ साथ क्या होगा, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा क्या होगा कि वो जो नंबर उसका रैंडम नंबर जनरेट होगा, ठीक है, हर दफा में डाइस को रोल करने से वो उसका जो है वो आपस में सम अप होता रहेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में क्या चेक किया जाएगा, चेक इफ द प्लेयर स्कोर हैज रीच्ड और एक्सीड 100 टू डिटरमाइन द विनर, और वो जो है स्कोर आपस में उसका हर जो प्रीवियस स्कोर होगा उससे जो नेक्स्ट स्कोर होगा उसके साथ एड अप होता रहेगा, सम अप होता रहेगा, और जैसे किसी एक प्लेयर का स्कोर जब 100 तक पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां पे वो विन कर जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू लोकेट एंड सिलेक्ट डिबगर इन आइडियली राइट स्टेप्स बाय टेकिंग एन एग्जांपल इनटू कंसीडरेशन।
अच्छा, ये आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि आइडियली, ठीक है? ये इसके अंदर जो है हम लोग डिबगर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, आपने उसके स्टेप्स बताने हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है? बेसिकली डिबगर क्या होता है, आप ये जो आइडियली है, ठीक है? ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स आपको ये पाइथन के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है? जिसमें आप जो एडिटर है, ठीक है? बेसिकली जो पाइथन का एडिटर है, वहाँ पे अगर आप अपना कोड अपना प्रोग्राम जब लिखते हैं, अपना कोड लिखते हैं, तो आप वहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि किसी भी लाइन के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं, डिबगर लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप कैसे लगाएँगे, ठीक है? वहाँ पे आप डिबगर कैसे लगाएँगे, उस लाइन को कैसे डिबग करेंगे, आपने वो सारे स्टेप्स बताने एग्ज़ाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ली है, ये मैंने एग्ज़ाम्पल आपकी बुक से ही उठाई है स्टूडेंट्स। अब इस एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है। y आपने एक वेरिएबल असाइन किया, y आपने एक वेरिएबल है जिसको आपने 3 वैल्यू असाइन की है। और यहाँ पे थर्ड जो आपने एक टेम्प वेरिएबल है जिसको आपने 0 वैल्यू असाइन की है, ठीक है? अब इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है कि आपने प्रिंट करवाना है वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या हो जाएगा कि जो x है उसको x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मीन्स कि x क्या हो जाएगा 5 और y क्या हो जाएगा 3। ठीक है, x 5 हो गया, y 3 हो गया, ये प्रिंट होगी वैल्यूज। फिर आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है लेट्स स्वैप द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप प्रिंट करवा रहे हैं कि ये जो x एंड y की जो वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए, ठीक है? मतलब एक्सचेंज हो जाए, x को y की वैल्यू मिल जाए और y को x की वैल्यू मिल जाए, ठीक है? मीन्स कि अगर y 3 है तो y 5 हो जाए और x जो है वो 3 हो जाए। फिर आप कह रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए ये जो आपने स्वैप करवाना है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने ये जो टेम्प को आपने 0 वैल्यू दी है, तो आप क्या कहेंगे पहले कि टेम्प को जो है वो वैल्यू x से साइन हो जाए, मीन्स कि टेम्प की वैल्यू क्या हो जाए 5 हो जाए, ठीक है? और फिर क्या हो जाए y की वैल्यू टेम्प हो जाए, ठीक है? क्योंकि अब टेम्प की जो है वो x जो था वो टेम्परेरी वैल्यू में चला गया, जो कि क्या हो गया 5 हो गया। तो y अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है? और x क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि x y है 3 है तो x 3 हो जाएगा, मीन्स कि y की वैल्यू 5 हो जाएगी और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे x और y की वैल्यूज और फिर प्रिंट करवा दें वैल्यू ऑफ x, चूंकि वो x की वैल्यू क्या हो गई है 5 हो गई है, सॉरी 3 होगी और y की वैल्यू 5 हो गई है, मीन्स कि दोनों वैल्यू स्वैप हो गया, तो यहाँ पे आपने उनको प्रिंट करवा देना है। अच्छा, ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, इसमें अब आपने चेक करना है किसी भी एक लाइन को। मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को चेक कर रही हूँ, इस पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगी, ठीक है? मतलब डिबग कर रही हूँ इस लाइन को, तो डिबग कैसे करूंगी? अब मैं वो सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी, ठीक है? मैंने बेसिकली इस वाली लाइन को, ये जो 7th लाइन है, इसको मैंने डिबग करना है। तो मैं यहाँ पे कैसे डिबग सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? वो सारे मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी। स्टेप 1 देख लेते हैं। स्टेप टू यूज द डिबगर। इसका स्टेप 1 एक्सेस द डिबगर। सबसे पहले आपने डिबगर को एक्सेस करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इन द स्क्रिप्ट विंडो, ठीक है? जो पाइथन की जो स्क्रिप्ट विंडो है, आप उसमें अपना जो कोड लिखा होगा उसको वहां पे स्क्रिप्ट विंडो देखेंगे, ठीक है? उसमें आपने क्या करना है, आपने मेन्यू बार में, ठीक है, जो टॉप मेन्यू बार होता है उसमें आपने क्या करना है, डिबग को क्लिक करना है। जैसे आप डिबग को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट है जो वो ओपन हो जाएगी। उसमें से आपने जाके क्या करना है, डिबगर को सिलेक्ट करना है, ठीक है? सेकंड स्टेप में इसी के सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि आपने जैसे ही डिबग पे क्लिक किया, तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी, जहां से आपने डिबगर को सिलेक्ट करना है। और जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक डिबगर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। सेकंड स्टेप है सेट अ ब्रेक पॉइंट। अब आपने ब्रेक पॉइंट लगाना है, ठीक है? मेन जो पॉइंट है, मेन जो काम है वो असल में ब्रेक पॉइंट होता है। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जहां पे आपने डिबगर यूज करना होता है, जहां पे, तो वहां पे आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है? जिस लाइन पे आपने डिबगर चेक करना होता है, आप वहां पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। अच्छा, बग का मीनिंग होता है कोई एरर, ठीक है? अगर आप देखना चाहते हैं कि इस लाइन में कोई एरर तो नहीं है, ये लाइन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या ये ठीक काम कर रही है, तो आप वहां पे असल में डिबगर यूज करते हैं, ठीक है? चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट के स्टेप 2 है कि सेट अ ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द लाइन y इक्वल टू टेम्प। अब ये जो आपने जिस लाइन पे चेक करना है, जिस लाइन पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाना है, जिस लाइन पे आपने चेक करना है कि इधर कोई बग तो नहीं है, ये लाइन सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन जो 7 वाली है, जो कि ये है y इक्वल टू टेम्प, मैं इस लाइन पे चेक कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी कि राइट क्लिक ऑन द लाइन y इक्वल टू टेम्प, ठीक है? मैं इस लाइन पे राइट क्लिक करूंगी, ठीक है? जैसे राइट क्लिक करूंगी तो वहां पे जो है वो ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने क्या करना है, वो जो मेन्यू आएगी उसमें आपने ब्रेक पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप ब्रेक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन होगी, ठीक है, y इक्वल टू टेम्प वाली लाइन जिसपे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगी, फौरन जो है वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगी, देखें।
फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक लाइन है, ठीक है, मैंने इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने से यहाँ पे जैसे ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आएगा, मैंने ब्रेक पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि ये लाइन जो है वो आपकी ब्रेक पॉइंट इस लाइन पे लग चुका है। ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो लाइन है ये एज अ ब्रेक पॉइंट मार्क हो गई है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रन द डिबगर। अब आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे रन के ऊपर, ठीक है, मेन्यू बार में वो जो डिबगर आपने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, अब उसमें जो आप मेन्यू बार पे जाके आप क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। इसकी अगर शॉर्ट कमांड देखी जाए तो आप F5 प्रेस करेंगे, जैसे F5 प्रेस करेंगे तो वहां पे डिबगिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तब डिबगर विल स्टार्ट एंड एग्जीक्यूशन विल पास एट योर ब्रेक पॉइंट। तो जैसे आपने रन पे क्लिक किया या F5 प्रेस किया, ठीक है, तो वहां पे डिबगर स्टार्ट हो गया और वो ऊपर लाइन से चेक करता 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 उस लाइन पे आएगा जिस लाइन पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, उस लाइन पे जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एन एग्जीक्यूशन विल पास एट योर ब्रेक पॉइंट, जहां पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, फॉर एग्जांपल y=10 पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, तो डिबगर जैसे एग्जीक्यूट होगा, जैसे रन होगा, तो वहां पे जाके वो रुक जाएगा। और फिर जैसे वहां रुकेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वाइल एट द ब्रेक पॉइंट आप क्या करेंगे, जो अपना माउस का जो कर्सर होगा उसको उसी ब्रेक पॉइंट, जिस लाइन पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, उसके ऊपर जाके अपना उस जो माउस का जो कर्सर है, जो एरो, उसको वो आप उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, तो वहां पे वो आपको आप इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे उस वेरिएबल को, क्या वो वेरिएबल में उस वैल्यू आ गई है कि नहीं आई। ठीक है, आप जैसे उस पे कर्सर को लेके जाएंगे उस लाइन के ऊपर, तो वो आपको वहां पे बता देगा कि वहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक्स के ऊपर जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो वहाँ पे उसके ऊपर आ गई है, और वो जो भी आप चाह रहे थे कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहाँ पे एक्स की वैल्यू साइन हुई भी है, वाई की हुई भी है, वो फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप उधर चेक कर सकते हैं अपना कर्सर ऊपर लेके जाके उस लाइन के ऊपर। जैसे आपको कंफर्म हो जाएगा कि लाइन ठीक काम कर रही है, मीन्स की काम सही कर रही है, इसमें इसकी वैल्यूज आ गई हैं, फिर आप क्या करेंगे, क्लियर द ब्रेक पॉइंट, आप वहाँ पे ब्रेक पॉइंट को क्लियर कर देंगे। आप टू रिमूव द ब्रेक पॉइंट राइट क्लिक ऑन द हाईलाइटेड लाइन, वो जो लाइन हाईलाइटेड लाइन होगी जो येलो हुई होगी उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे वहां से क्लियर ब्रेक पॉइंट। इसका मतलब है आपने वहां पे ब्रेक पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिया, चेक कर लिया। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये स्टेप्स थे। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स का मकसद क्या है कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइन को आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ गया, कोई बग तो नहीं है, ये लाइन सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो वहां पे आप उसका डिबगर यूज करेंगे। डिबगर यूज करने के लिए आप ये सारे स्टेप्स वन बाय वन जो है स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट कोड टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स एंड फर्स्ट एंड इवन नंबर्स एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू एंड यूज फंक्शन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने जो है आपने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसी तरह से आपने फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके उसका जो उसकी टोटल होगी वैल्यू वो आपने प्रिंट करवानी है, और साथ ही आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स और फर्स्ट एंड इवन नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन करके जो टोटल वैल्यूज आई उनका आपके इसमें आपने डिफरेंस भी फाइंड करना है, मतलब उनको आपने माइनस भी करना है। अच्छा, इसने हिंट दिया है कि आपने यहाँ पे फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो आपने फंक्शन यूज करना है, सारा का सारा काम वो फंक्शन करेगा। ठीक है, मीन्स आपने यूजर से कोई इनपुट नहीं लेनी इस प्रोग्राम के अंदर, जस्ट आपने फंक्शन यूज करने, और फंक्शन जो है वो खुद जो है वो ऑटोमेटिकली उन सारे जो होगा जितना भी प्रोसीजर होगा, जितना भी वो सारा परफॉर्म हो जाएगा वहां पर उस फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से आपने इसको समझना है। अब ये जो फर्स्ट क्या कह रहा है कि फंक्शन टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये कमेंट है, ये हैश के साथ, ये बेसिकली बता रहा होता है कि अब क्या होने जा रहा है। ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है जो क्या करेगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को जो उसके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फंक्शन यूज करना है, तो मैंने लिखा डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह से राउंड ब्रैकेट यूज की जाती है इसका मतलब यहाँ कोई फंक्शन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आपने यूज किया जिसका नेम है प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स। आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो ऑड्स नंबर्स की प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। सबसे पहले आपने क्या साइन कर दिया, इनिशियलाइज किया कि प्रोडक्ट आपके पास क्या 1 है। ठीक है, आपने क्या कह दिया, जो प्रोडक्ट है वो आपके पास अभी 1 है, आपने लिख दिया प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने एक लूप लगाना है। लूप में क्या कह रहा है कि आपने एक लूप लगाना है जो कि आई है, आई लूप है। उसमें आपने क्या करना है, उसको रेंज दी है कि उसमें जो वैल्यूज हैं वो 1 से 20 तक हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 से 20 क्यों वैल्यूज देने हैं, अब आपने थोड़ा इसको समझना है।
चूंकि ऑड नंबर आप प्रिंट करवाएंगे पहले ऑड नंबर का प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि 1, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, पहले 10 ऑड नंबर आपने लेने हैं। तो पहले 10 ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ठीक है, ये पहले 10 ऑड नंबर है। अब अगर आप देखें ये पहले 10 ऑड नंबर जो है 1 से 19 तक है, मीन्स कि ये किस रेंज में आ रहे हैं? मीन्स कि आपके जो 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं उनके बीच में ये सारे 10 ऑड नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो रेंज डिफाइन की वो आपने क्या किया कि 1 से 20 के बीच में टोटल आपके 10 ऑड नंबर आते हैं, इसलिए आपने लिख दिया 1 से 20। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपसे ये कहता है कि 20 ऑड नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन जो है ना उनका प्रोडक्ट लें, अगर 20 ऑड नंबर होते तो फिर आप रेंज कितनी डिफाइन करते? 1 से 40 तक करते, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले 20 ऑड नंबर जो है वो 1 से 40 तक के बीच में आते हैं। ठीक है, पहले जो 20 ऑड नंबर है वो 1 से 40 के बीच में आते हैं, इसलिए आप यहाँ पे रेंज आप 1 से 40 डिफाइन करते हैं। चूंकि उसने क्या है कि आपने 10 ऑड नंबर लेने हैं, इसलिए आप जो रेंज डिफाइन करेंगे कि आप यहाँ पे बताएंगे कि 1 से 20 आपने रेंज बताई है कि 1 से 20 के बीच में 10 ऑड नंबर आते हैं। और ये जो आपने 2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि आपने पहले 1 लिखा, 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है? 3 होता है ना, तो 1 से 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 नंबर्स का है, इसलिए आपने यहाँ पे 2 लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि पहले वो एक ऑड नंबर उठाएगा जो कि 1 है। ठीक है, उसने 1 उठा लिया, अब क्या हो जाएगा? उसका प्रोडक्ट ले लेगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले 1 प्रोडक्ट था और अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 1 सा 1, प्रोडक्ट क्या हो गया? 1 हो गया, और रिटर्न हो जाएगा प्रोडक्ट जो कि 1 है। फिर दोबारा लूप चलेगा, अब उस लूप में 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो 2 का इंक्रीमेंट लगने से ये 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा? जैसे इसमें 2 नंबर्स का इंक्रीमेंट लगेगा, 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 1 क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? चूंकि पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब 3 हो गई, तो 1 को वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 1 3 ज़ा 3 हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया? 3 हो गया। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, अब जो आई की वैल्यू 3 थी, फिर 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 5 भी एक ऑड नंबर है। तो हर इंक्रीमेंट के बाद एक नेक्स्ट जो नंबर जनरेट होगा वो आपका एक ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2 का इंक्रीमेंट बोला है। अब नेक्स्ट नंबर 5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? चूंकि आई की वैल्यू पहले 3 थी, तो 3 में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो फंक्शन है ना, ये जो प्रोडक्ट ये जो है, ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कर देना आपने, हर प्रीवियस जो आपको प्रोडक्ट होगा उसके साथ आपने आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 थी, 3 के साथ अब आई की वैल्यू सॉरी प्रोडक्ट 3 था, आई की वैल्यू 5 होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 से 15, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? 15 हो गया। फिर नेक्स्ट लूप लगेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 7 होगी। अब 7 होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चूंकि पीछे जो था 15 प्रोडक्ट था, तो 15 में अब आई की वैल्यू 7 होगी, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लूप लगेगा, अब क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 7 में 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? चूंकि जो पिछला जो प्रोडक्ट था जिसको हमने 15 से 7 को मल्टीप्लाई किया था, वो जो प्रोडक्ट आया था उसमें आई की जो वैल्यू है 9, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर नया प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरह करते 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 ये तब तक लूप चलेगा जब तक कि पहले 10 ऑड नंबर्स यहाँ पे आ नहीं जाते। मतलब 19 जैसे ही लास्ट आपका 10वां ऑड नंबर 19 होगा, तो 19 में जो पिछला प्रोडक्ट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, फिर जो है वो नीचे वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन आ जाएगा। अब इस फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि फंक्शन टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था ऑड नंबर्स का आपने प्रोडक्ट लेना है और फिर इवन नंबर का लेना है। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो इवन नंबर का है। अब इसके लिए जो है आपने फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन है जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स, आपने इवन नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। पहले आपने असाइन किया कि जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज किया कि वो 1 है। ठीक है, 1 है। फिर आपने सेम वही लूप लगाने के आई इन रेंज, उसकी रेंज की आपने एक लूप लगाया है। ठीक है, आई उसमें रेंज किया है 2 से 21। अब यहाँ पे मैंने 21 तक क्यों लिया है, यहाँ पे 20 लिया है? क्योंकि आपको पता है 2 से 21 के बीच में जो 10 इवन नंबर जो है वो 2 से 21 के दरमियान में 10 इवन नंबर आते हैं। अब कैसे आते हैं? फर्स्ट इवन नंबर आपको पता है 2 है। ठीक है, 2 फर्स्ट इवन नंबर है, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20।
ठीक है 20 तक आपकी ये और जो है लास्ट जो 10वां इवन नंबर है वो 20 है, इसलिए आपने रेंज यहाँ पे 2 से 21 लेनी है। ठीक है, मतलब 2 से 21 के दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं पहले 10 वो आपके इवन नंबर है। अगर वो कहता है कि पहले 20 इवन नंबर होते हैं तो आप यहाँ पे रेंज क्या डिफाइन करते हैं 2 से लेकर 41 तक रेंज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इवन नंबर फर्स्ट 10 इवन नंबर बोले तो फर्स्ट 10 इवन नंबर जो है वो 2 से 21 के दरमियान में आते हैं। अब नेक्स्ट जो आपने इंक्रीमेंट लगाना है वो आपने यहाँ पे भी 2 का लगाना है, चूंकि 2 है तो नेक्स्ट जो इवन नंबर है वो 4 है, तो 2 एंड 4 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है 2 का है, मीन्स कि 2 में आप 2 नंबर ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 2 नंबर ऐड करेंगे 6 आएगा, फिर 6 में 2 नंबर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर 8 आएगा। इसका मतलब आपने 2 का इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है, ऊपर भी 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, नीचे भी 2 का इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है 2 से 21 रेंज है, मतलब 2 से 21 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है वो, और उनमें साथ साथ 2 का इंक्रीमेंट लगता है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, चूंकि फर्स्ट आपने साइन किया था कि प्रोडक्ट आपके पास 1 है, तो 1 और आई की वैल्यू 2 थी, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो आपका 2 रिटर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लूप लगेगा, आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा कि 4, और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे जो थी वो 2 थी, तो 2 में अब आई की वैल्यू 4 होगी, तो 2 में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 8 हो गया, प्रोडक्ट 8 हो गया। फिर नेक्स्ट लूप लगेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 में 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो आई की वैल्यू 6 हो गई, 6 हो गई। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो 8 प्रोडक्ट हो गया था, तो 8 में अब आई की वैल्यू जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 6 जा 48, प्रोडक्ट आपके पास 48 आ गया। फिर नेक्स्ट लूप लगेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 में 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 इवन नंबर है चूंकि। फिर 10 में अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट 48 था, तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 480 आ जाएगा, प्रोडक्ट 480 आ गया। इस तरह करते करते ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आपकी वैल्यू जो लास्ट इवन नंबर है 10वां इवन नंबर 20, वहां तक जब तक वैल्यू आपकी आ नहीं जाती तब तक ये प्रोडक्ट जो है वो होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, दोनों फंक्शंस जो है काम कर गई। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो मेन फंक्शन है जो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने डिफरेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, आपने पहले फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर इवन नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो अब फिर डिफरेंस के लिए फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे, जो क्या है डिफाइन मेन फंक्शन, जिसमें क्या होगा सबसे पहले प्रोडक्ट का ऑड है। ठीक है, ऑड प्रोडक्ट फंक्शन जो हमने लिया था, अब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स नंबर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर आए थे, मतलब जो टोटल ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे ले लेगा उसकी वैल्यू। इवन जो प्रोडक्ट है, ये जो फंक्शन है, ये इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ले लेगा, और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। पहले क्या प्रिंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स की वैल्यू, जो भी सपोज करें यहाँ पे अगर 2000 आई है, ठीक है, फर्स्ट और 10 ऑड नंबर्स की वैल्यू 2000 आई है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से जो सेकंड में है, जो 10 इवन नंबर्स का जो टोटल प्रोडक्ट आया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट लगाई है, दोनों ये फंक्शंस ने इन वैल्यूज को उठाया है यहाँ पे। ठीक है, दोनों फंक्शंस ने, ये जो फंक्शन थी यहाँ पे और को प्रोडक्ट को साइन होगी इस फंक्शन के जो भी प्रोडक्ट आया है, और इवन नंबर का जो प्रोडक्ट आया है वो इस इवन प्रोडक्ट को असाइन होगी वैल्यू। यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट करवा दिया, और प्रोडक्ट को भी इवन प्रोडक्ट को भी। फॉर एग्जाम्पल और प्रोडक्ट 200 था, इवन प्रोडक्ट जो है वो 100 था। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, कैलकुलेट एंड प्रिंट द डिफरेंस, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू और जो प्रोडक्ट है उसमें माइनस कर देना इवन प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जो यहाँ पे आई थी वो उठाएगा, और यहाँ पे विमेन की वैल्यू उठाएगा, उन दोनों को माइनस करेगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस करने से 1000 आई है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है उसका डिफरेंस जो है वो प्रिंट हो जाएगा 1000, और यहाँ पे जो है वो फंक्शन, यहाँ पे बेसिकली एंड में जो फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम चेक करते 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 यहाँ पे आएगा तो उस फंक्शन को कॉल करेगा और ये फंक्शन चल पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। वैसे तो स्टूडेंट उसने जस्ट आपसे प्रोग्राम ही मांगा था, यहाँ पे मैंने कंप्लीट आंसर दे दिया है, तो आप यहाँ पे आंसर इनफ है। लेकिन मैंने आपके लिए सेम वही कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इस प्रोग्राम की दी हुई है, कि अगर आपको रिटन फॉर्म में अगर इसको बाद में समझना हो कि क्या कर रहा है प्रोग्राम, किस तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। वैसे ये जो है क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, और अगर आप लिख भी लेते हैं तो इसमें कोई वो मसला नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स क्या, ऑड फंक्शन क्या काम कर रहा है। दिस फंक्शन कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स 1 3 5 9। ये जो ऑड फंक्शन आपने जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑड है, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, तो जो फर्स्ट आपके 10 ऑड नंबर हैं जो 1 से 19 तक के बीच में है,
उन सबको प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट को जो वो कैलकुलेट करेगा। सेकंड जो है वो क्या कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा जो फर्स्ट एंड इवन नंबर्स है उनको, उनकी जो प्रोडक्ट है उसको कैलकुलेट करेगा। और जो थर्ड मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, जो दोनों प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को गेट करेगा, हासिल करेगा और ठीक है वहां से उठाएगा और क्या करेगा नेक्स्ट इंटेंट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट, और फिर क्या करेगा उन वैल्यूज को यूज करते हुए उन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनका डिफरेंस फाइंड करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनली जो प्रोडक्ट और जो उसका डिफरेंस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो वेरी सिंपल था। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में जो है ना इन दोनों प्रोग्राम्स को रन करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए ये बेसिकली प्रोग्राम्स काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो अंडरस्टैंड हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ ना, इन प्रोग्राम्स को कॉपी करती हूँ। ठीक है, पहले मैं जो फोर्थ वाला ना उसको देख लेती हूँ, सॉरी थर्ड वाला। पहले इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। ठीक है, ये जो डाइस रोलिंग गेम थी, अच्छा सॉरी मैं डिस्क डिस्क बोल रही हूँ, तो ये बेसिकली डाइस रोलिंग गेम है। ठीक है, ये वही जो नहीं होता हम लोग लड्डू खेलते होते हैं, ये वो है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पहले इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ ना। अच्छा ये देखें, यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इस कोड को मैंने इसको कॉपी किया और ये मेरा पाइथन का जो एडिटर है, ठीक है, प्ले ऑनलाइन मैंने एडिटर यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अच्छा मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला भी कोड उठा लेते हैं उसका, ये दूसरा इसका पार्ट है। ठीक है, बेसिकली ये इसी का नीचे वाला हिस्सा है, असल में एक ही पेज में दोनों कवर करती हूँ ताकि आमने सामने और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा डाल दिया इसका। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी, ये मैंने रन पे क्लिक किया, अब ये देखिएगा रन हो जाएगा। ये देखिए अब ये कैसे काम करे, आपने इसको थोड़ा सा समझना है। प्लेयर वन, जैसे प्लेयर वन की बारी आई, उसने क्या किया, डाइस को रोल किया। ठीक है, उसने अपनी टर्न पे उस डाइस को रोल किया तो उसकी वैल्यू 6 आ गई। अच्छा रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ ना 1 से 6 तक होना था, अब यहाँ पे देखें पहले ही 6 आ गया। मैंने आपको बोला था जैसी आपको पता है हम लूडो खेलते हैं उसमें जैसे आपका 6 नंबर आता है, स्कोर 6 आता है तो आपको दोबारा बारी मिलती है। तो सेम वही चीज है, जैसे रोल करने पे प्लेयर वन की जब टर्न आई उसने रोल किया डाइस को तो उसका 6 आ गया स्कोर, 6 आया तो उसको एक और बारी मिल गई। ठीक है, तो उसने दोबारा रोल किया तो उसको 5 आ गया। अब चूंकि दोनों स्कोर जो है वो टोटल हो जाएंगे, 6 में 5 प्लस करेगा तो 11 उसका स्कोर हो गया। अब प्लेयर टू की बारी आ गई, प्लेयर टू की बारी है तो उसने क्या किया, रोल को डाइस किया तो उसका स्कोर 5 आ गया, तो उसका टोटल स्कोर कितना बन गया 5। फिर प्लेयर वन की बारी आएगी, प्लेयर वन की बारी आई। ठीक है, प्लेयर वन की दोबारा बारी है, उसने जैसे रोल को डाइस किया तो उसका स्कोर क्या आ गया 2। अब टोटल कितना हो जाएगा, पीछे उसका 11 था तो 11 में 2 प्लस हो जाएगा, टोटल स्कोर उसका 13 हो गया। फिर प्लेयर टू की टर्न आएगी तो उसने जैसे ही डाइस को रोल किया उसका स्कोर 1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, पीछे उसका 5 था, 5 में 1 प्लस होकर 6 आ गया। फिर प्लेयर वन की टर्न आएगी, इस तरह से करते करते इनकी लूप चलता रहेगा। पहले प्लेयर वन की टर्न आएगी, फिर प्लेयर टू की, फिर से प्लेयर वन की, और जैसी किसी भी प्लेयर के अगर 6 रोल करने पे 6 स्कोर आता है तो उसको एक दोबारा वैल्यू दोबारा बारी मिलेगी। ठीक है, और जैसे करते करते लास्ट में देखिए जैसे ही किसी का स्कोर टोटल 100 हो गया, अब हम देखते हैं किसका स्कोर 100 हुआ। ठीक है, हर टर्न पे। अच्छा अब ये देखें प्लेयर टू का टोटल स्कोर यहाँ पे जो है वो 100 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जैसे इसका 100 कंप्लीट हो, यहाँ पे जो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, कि अब वो आ जाएगा कि प्लेयर टू जो वो विन हो गया, तो जो आपका प्रोग्राम है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक हो गया, अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, जिसमें आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, मैंने इस एडिटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसी का हिस्सा अच्छा ठीक है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्या करेगा ये फंक्शन, कैसे काम करेगा। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, इसने फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का जो है प्रोडक्ट लिया। ठीक है, लूप चला, लूप जैसे ही कंप्लीट हुआ, देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लूप होगा। ठीक है, लूप जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ,
उसने फर्स्ट जो 10 ऑड नंबर्स थे उसने उनको प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड लूप चला, उसने जो 10 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। जैसे ही दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से 10 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फिर जो दोनों प्रोडक्ट हैं इवन और ऑड, उनका डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। उन दोनों को माइनस कर लेगा तो ये इसका डिफरेंस फाइंड हो गया, ठीक है। बेसिकली ये फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको जो है वो कंप्लीट दोनों जो प्रोग्राम्स है वो रन करके भी दिखा दिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन प्रोग्राम्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली ये मैथ्स की तरह होते हैं, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये अच्छे से समझ आएगी। तो इनकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी यूनिट के जो एक्टिविटीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।